बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुबई से लौटा तो अम्मा मेरा रिश्ता ढूंढने लगी। अम्मा ने मेरे लिए अपने दोस्त की बेटी को पसंद किया, पर मुझे उसकी बेवा बहन पसंद आ गई जिसका एक बेटा था। मैंने अम्मा को बहुत मुश्किल से मनाया। उस लड़की का नाम महरीन था। महरीन ने शादी से पहले मुझसे शर्त रखी कि वो अपने बेटे को अपने साथ रखेगी। वो ये शादी उसकी वजह से ही कर रही थी। मैं मान गया, लेकिन शादी के बाद ही मैं उसे दुबई ले गया। वो अपने बेटे के लिए रोती रही। मैं बोला उसे बाद में बुला लेंगे, और उस बच्चे को मेरी अम्मा ने रख लिया। यूं ही 2 साल गुजर गए। महरीन बेटे के लिए तड़पती रही। उसने मुझसे बात करना बंद कर दी तो मैं वापस उसे पाकिस्तान ले गया। पर घर पहुंचते ही जो मंजर देखा उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया कि महरीन का बेटा। मैंने एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी थी। मैं जब पाकिस्तान में था तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं दिन रात उसके मुतालिक सोचता रहता था। दिल चाहता था कि उसे देखता रहूं, मगर वो लड़की बहुत नेक थी। उसने कभी भी मेरी हौसला अफजाई नहीं की थी। जब उसे महसूस होता कि मैं उसकी जानिब देख रहा हूं तो वो उठकर दूसरी जानिब चली जाती थी या फिर नजरें झुका लिया करती थी। मैं चाहता था कि वो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे, मगर मुझे ऐसा होता हुआ मुमकिन नजर न आ रहा था। मैंने दुबई की वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ था। उन्हीं दिनों मेरा वीजा आ गया था। मैं अपनी पहली मोहब्बत से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा तो न जाने ये लड़की कहाँ हो, किसके साथ हो। मैं ऐसे दुबई नहीं जाना चाहता था। फिर मैंने उस लड़की के साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी करने का ना सोच सके। मैंने उसकी जिंदगी तबाह कर दी, मगर कैसे, ये मैं आगे चलकर बताऊंगा। मैं जब से दुबई से आया हुआ हूं, मेरी आंखों के सामने से वो लड़की एक पल के लिए नहीं हटती थी। मुझे अफसोस होता था कि मैंने उसके साथ बुरा किया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे तो ये भी इल्म नहीं था कि अब वो किस हाल में थी। इसीलिए मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं अपनी इस गलती को जरूर सुधारूंगा। मैं किसी बेयारो मददगार लड़की की मदद करूंगा, उससे शादी करूंगा ताकि मेरे कंधों पर पड़ा बोझ हट सके। अगर हटेगा ना भी तो थोड़ा कम तो हो जाएगा। खैर, मुझे पूरे 2 साल बाद दुबई से छुट्टी मिली थी। मैं वतन वापस आ गया था। मेरी अम्मी बेतहाशा खुश थी। वो तो फूले न समाती थी, मगर कभी कभार उदासी से कहने लगती, अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है, और वो भी रोजी रोटी की तलाश में मुझसे इतनी दूर चला गया है। अब मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी और तुम्हारे लिए लड़की ब्याह कर लाऊंगी। मुझे बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तो मैंने अम्मी से साफ कह दिया था कि मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसकी उम्र गुजरती जा रही हो, मगर उससे कोई शादी न कर रहा हो या किसी में कोई ऐब हो। मेरी बात अम्मी को अच्छी नहीं लगी थी। वो कहने लगी, क्या हो गया तुम्हें, ये कैसी बातें कर रहे हो। खुदा ना खास्ता मैं क्यों अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी लड़की लेकर आऊं। मैं तो चांद सी बहू लेकर आऊंगी जिसे देखकर पूरे मोहल्ले के लोग रश करेंगे। अम्मी ने जगह जगह मेरे लिए रिश्ते ढूंढे, मगर उन्हें तो कोई लड़की अच्छी लगती ही नहीं थी। न जाने वो दिल में क्या ठान कर बैठी थी। खैर, एक दिन वो मुझसे कहने लगी, आखिरकार मैं अपनी तलाश में कामयाब हो गई हूं। मुझे बहुत ही प्यारी सी लड़की मिल गई है तुम्हारे लिए। मैं बोला, अम्मी क्या आपने मेरी शराइत पूरी की है। अम्मी ने नफी में सर हिला दिया था। वो कहने लगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा तो दिमाग चल गया है। मैं बोला, अम्मी फिर मैं शादी ही नहीं करूंगा। इतना कहकर मैं उठकर घर से बाहर आ गया था। खैर, 2 दिन मैंने अम्मी से कोई बात नहीं की थी। मुझे इल्म था कि उनको कैसे मनाना है। वो मेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रात हुई तो वो मेरे पास आकर बैठ गई थी। कहने लगी, मैं जानती हूं कि तुम बहुत अच्छे हो आरिफ। तुम किसी की मदद करना चाहते हो, और मुझे भी इस चीज की खुशी है। मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है ना, वो मेरी दोस्त की बेटी है। उसकी बड़ी बहन बेचारी तलाक याफ्ता है। बड़ी की तलाक की वजह से छोटी का रिश्ता भी नहीं हो पा रहा। लोग कहते हैं कि जब बड़ी घर ना बसा पाई तो छोटी क्या खाक बसाएगी। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम उससे शादी कर लो। मेरी सहेली के सर से चलो कम से कम एक बेटी का बोझ तो उतरेगा ना। तलाक याफ्ता बहन का जिक्र सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने दिल दिल में सोच लिया था कि मैं तलाक याफ्ता लड़की से शादी करके उसका सहारा बन जाऊंगा। उसकी छोटी बहन को तो फिर भी कोई ना कोई रिश्ता मिल ही जाएगा। मैंने अम्मी से कहा, आप मेरे लिए रिश्ता अभी मत मांगिएगा। हम दोनों किसी बहाने से आपकी दोस्त के घर जाएंगे। आप उन्हें कह दीजिएगा कि मेरा बेटा आपसे मिलने के लिए आना चाहता है। फिर मैं वहां जाकर लड़की देखूंगा तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। फिर आप मेरा रिश्ता मांग लेना। अम्मी मेरी बात सुनकर बेतहाशा खुश हो गई थी। उन्होंने जल्दी से मेरा माथा चूमा था। वो कहने लगी, मुझे यकीन था तुम मेरी बात मानोगे। अगले ही दिन मैं अम्मी के साथ आंटी जमीला के घर पहुंच गया था। कुछ तो शायद आंटी जमीला को भी अंदाजा था कि हम वहां किस नीयत से गए थे, क्योंकि वो मुझे बहुत स्पेशल ट्रीट कर रही थी। मेरा बहुत ख्याल भी रख रही थी। अम्मी मुझे जिस लड़की से मिलवाने के लिए लेकर गई थी
वो हमारे सामने आई ही नहीं थी। उसकी बड़ी बहन जो कि तलाक याफ्ता थी, वही हमारे लिए चाय पानी का बंदोबस्त कर रही थी। मैंने उस लड़की की जानिब देखा तो एक ही नज़र में सोच लिया था कि यही वो लड़की है जिसके साथ मैं शादी करूंगा और अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। उसका नाम महरीन था। मुझे पता चला कि उसके पास 1 साल का बेटा भी मौजूद है। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, मगर फिर मैंने सोचा कि जब मैं एक बार नेकी का कसद कर ही चुका हूं तो क्यों ना महरीन के साथ शादी करूं और उसके बेटे को भी बाप बनकर पालूं। थोड़ी ही देर के बाद वो लड़की भी सामने आ गई थी जिसको अम्मी मेरे लिए पसंद कर चुकी थी। मैं उन दोनों बहनों से पहले भी मिल चुका था। इन 2 बरसों में ये बदल गई थी। नाजिया बिलाशुबा बहुत खूबसूरत हो चुकी थी, मगर जो बात महरीन में थी वो उसमें नहीं थी। हम चाय पीकर घर वापस आ गए थे। अम्मी बेतहाशा खुश थी। वो कहने लगी, मुझे बताओ फिर नादिया तुम्हें कैसी लगी? मैंने अम्मी से कहा, अम्मी नादिया बहुत खूबसूरत है, उसमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। उसे तो कोई अच्छे से अच्छा लड़का भी मिल जाएगा, मगर जो महरीन है ना, वो सारी जिंदगी यूं ही तन्हा गुजार देगी। अम्मी ने मुझे घूर कर देखा था। वो कहने लगी, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, अम्मी महरीन प्यारी भी है, पढ़ी लिखी भी है और सलीका शुआर भी। उसने हमें जिस तरह से ट्रीट किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी शादी उससे कर दें। अम्मी तो मुझे गुस्से से घूरने लगी थी। वो कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं किसी भी तलाक याफ्ता या बेवा लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मैंने जब कह दिया है कि मैंने तुम्हारे लिए नादिया को पसंद किया है, तो फिर तुम्हें किस किस्म का एतराज है? मैंने कहा, अम्मी बिल्कुल यही बात है। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत से लोग अपने बेटों के लिए तलाक याफ्ता और बेवा लड़कियों का रिश्ता नहीं लेते और फिर वो सारी जिंदगी यूं ही अपने वालिदैन के दर पर पड़ी गुजार देती हैं। जब मैंने कहा है कि मैं किसी का भला करना चाहता हूं, तो फिर आप क्यों रोक रही हैं? अगर मैं आपके दोस्त की बेटी से शादी कर लूं तो उसमें क्या बुरा है? अगर मैंने उससे शादी ना की तो किसी और बेवा से शादी कर लूंगा। इससे अच्छा है ना कि मैं आपके दोस्त के काम आ जाऊं। अम्मी कहने लगी, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं, आज के बाद अपने मुंह से ऐसी बात मत निकालना। मुंह से निकला हुआ लफ्ज कभी कभार सच हो जाता है। मैंने तुम्हारे लिए नादिया को पसंद किया है, तो तुम्हारा रिश्ता उसी के साथ होगा। मैं वक्ती तौर पर तो चुप हो गया था। मैंने भी अगले दिन अम्मी को बैठकर अच्छी तरह समझाया था कि मुझे महरीन बहुत अच्छी लगी है, मैं उसके साथ बहुत सुखी रहूंगा। उसकी आदत व अतवार भी मुझे बहुत पसंद आई है। अम्मी तो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने कोई दूसरा हरबा आजमाने का सोचा था। मैंने अपना सामान पैक किया और उनसे कह दिया कि मैं अब दुबई वापस जा रहा हूं। ये बात सुनकर मेरी अम्मी कुछ परेशान हो गई थी। उन्होंने मेरा बैग पकड़ लिया था और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं, मगर ये बात अपने दिल में रखना कि मैं इस शादी से कतई तौर पर खुश नहीं हूं। तुम्हें पता है ना कि महरीन के पास एक बेटा भी है, वो भी तुम्हें पालना पड़ेगा। गैर मर्द का बच्चा तुम पाल लोगे? मैंने कहा, हाँ, मैं उसको भी पालूंगा। इस तरह मुझे दोहरा सवाब मिलेगा। अम्मी ने सर हिला दिया था। अगले ही दिन अम्मी मेरा रिश्ता महरीन के लिए लेने चली गई थी। मुझे लगा था कि वापसी पर अम्मी का मूड बहुत खराब होगा, मगर जब वो वापस आई तो उनकी आंखें भीगी हुई थी। मैं बड़ा परेशान हो गया कि न जाने क्या बात हुई है। मैंने अम्मी से कहा, आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो चुकी हैं? तो अम्मी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो कहने लगी, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूं। मैं हैरान हुआ और बोला कि एक ही दिन में आप में इतना बदलाव कैसे आ गया? तो अम्मी कहने लगी, जब मैं अपनी सहेली के घर महरीन का रिश्ता लेकर गई तो वो मेरे गले लगकर रोने लगी थी। वो कहने लगी थी कि तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारे जैसी दोस्त दी है। मेरी बेटी जवान जहां है, मगर कोई उससे शादी करने के लिए रजामंद नहीं है। मुझे तो तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा लगा है। आरिफ बहुत समझदार है। अगर उससे मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए? मैं मुस्कुरा दिया था। मुझे ज्यादा हल्ला गुल्ला और धूमधाम पसंद नहीं थी, तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं शादी सादगी से करना चाहता हूं। अम्मी ने मेरी ये बात भी मान ली थी। मैं महरीन के इश्क में पागल ही हो गया था। मेरी और महरीन की शादी के दरमियान 7 दिन आ रहे थे और मुझे ये 7 दिन काटने बहुत भारी हो गए थे। मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द महरीन मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ जाए। मैंने ये 7 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। मैंने सोच लिया था कि शादी की रात उसकी तारीफ कैसे करनी है, उसके साथ इजहार मोहब्बत कैसे करना है। एक लड़की जिसको हासिल करना तकरीबन नामुमकिन लगता था, जब वो मेरी बीवी बन जाएगी तो शायद मुझे दुनिया जहां की खुशी मिल जाए। अल्लाह अल्लाह करके ये 7 दिन भी कट गए थे और आखिरकार वो दिन भी आ गया था जब महरीन मेरी बीवी बनकर मेरे घर में आ गई थी। मैं तो खुशी से फूले न समाता था। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ
तो बेड पर सजी संवरी सी महरीन पर नजर पड़ी थी। मैं जल्दी से जाकर उसके रूबरू बैठ गया था। मैंने जैसे ही घूंघट पलटा तो ये देखकर दंग रह गया था कि उसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। मैं बड़ा घबरा गया और बोला, क्या बात है महरीन, तुम रो क्यों रही हो? तो वो कहने लगी, मेरा बेटा, मेरा काशान तुम्हारी वालिदा के पास है, वो मेरे बगैर नहीं सोता, जाओ उसको लेकर आओ। मैं बोला, इतनी सी बात के लिए परेशान हो गई हो? मेरी अम्मी कौन से कहीं दूसरे शहर में रहती हैं, इसी घर में है, साथ ही उनका कमरा है, सुबह तुम अपने बेटे से मिल लेना। तो महरीन चीख पड़ी थी। वो कहने लगी, नहीं, मैंने एक बार कह दिया है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए तो मुझे मेरा बेटा अभी चाहिए। अगर तुम्हें मेरा बेटा कबूल नहीं था तो मुझसे शादी न करते। मैंने पहले ये शर्त रखी थी कि मैं ये शादी फकत अपने बेटे के लिए कर रही हूं। मैं जहां भी जाऊंगी मेरा बेटा मेरे साथ ही जाएगा। मैं बोला, महरीन, तुम्हारा बेटा मैं तुम्हारे साथ ही लेकर आया हूं, मगर तुम्हें पता है कि शादी की मसरूफियात में दुल्हा दुल्हन थक जाते हैं। उनको आराम के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए तन्हाई में वक्त दिया जाता है। तुम्हारा बेटा कहीं भागा तो नहीं जा रहा? सुबह जाके उससे मिल लेना। अभी तुम मुझ पर तवज्जो दो, मैं तुम्हारा शौहर हूं। महरीन कहने लगी, नहीं, अगर मेरा बेटा इस कमरे में नहीं आएगा तो मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि महरीन मेरे साथ इस तरह का सलूक करेगी। वो तो देखने में बड़ी समझदार सी लगती थी, मगर आज अपने बेटे के लिए एक जज्बाती लड़की बनी हुई थी। मैं उठा और साथ वाले कमरे में चला गया था। मैंने अम्मी से कहा, महरीन अपना बेटा मांग रही है। तो अम्मी कहने लगी, वो तो आराम से सो रहा है, जाओ बेटा, तुम और महरीन आराम कर लो, सुबह ले जाना। मैंने ये बात आकर महरीन से कही कि वो सो रहा है। महरीन बेड से उठी और मुझे अपनी कोहनी से एक साइड पर धकेल कर खुद मेरी अम्मी के कमरे में चली गई थी और अपने सोए हुए बेटे को लाकर अपने पहलू में लिटा लिया था और कहने लगी, आरिफ, मेरी बात गौर से सुन लो, ये लड़का मेरी जान है। मैं जहां होंगी वहां ये होगा। अगर मुझसे शादी की है तो मेरे बेटे को भी कबूल करना पड़ेगा। मैं खामोश हो गया था। मेरी जेब में मुंह दिखाई का तोहफा वैसे ही पड़ा रह गया था। मैं कपड़े बदल कर आकर बिस्तर पर लेट गया था, जबकि मेरा दिल अंदर से जल कर रह गया था। ये 1 साल का लड़का मुझ पर भारी पड़ गया था। मैंने तो सोचा था कि इस माँ और बेटे को मैं दुनिया जहां की खुशियां दूंगा, मगर आज मुझे ये लड़का काशान अपना रकीब महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये मेरी खुशियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मगर मैंने खुद को यही समझाया कि शायद नए माहौल में आने की वजह से महरीन खौफजदा है कि कहीं उसके बेटे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, वो बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए इस कदर जज्बाती हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो जब घर में रहेगी तो ठीक हो जाएगी। मुझे 2 माह की छुट्टी थी और मुझे उम्मीद थी कि इस दौरान मैं और महरीन एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, मगर ये मेरी खामख्याली ही साबित हो गई थी। महरीन तो हर वक्त काशान के साथ जुड़ी हुई रहती थी, उसके साथ खेलती रहती, उसके साथ बातें करती रहती, और मैं जो उसकी तरफ देखता रहता था तो वो मुझे बिल्कुल नजरअंदाज किए हुए थे। ऐसा लगता था जैसे मैं तो उसकी जिंदगी में कुछ हूं ही नहीं। मैंने कई बार आगे बढ़कर महरीन से बात करने की कोशिश की थी, अपने और उसके दरमियान जो दूरी थी वो समेटने की कोशिश की थी, मगर महरीन का तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। वो मुझसे दूर दूर भागती थी। सारा दिन तो अपने बेटे के साथ मसरूफ रहती थी। हाँ, मगर जब रात को उसका बेटा सो जाता था तो मुझे कुछ पल कुर्बत के नसीब हो जाते थे और मैं उसी में खुश था। मगर दिल चाहता था कि मैं अपनी बीवी के साथ बातें करूं, उसके साथ वक्त गुजारूं। एक दिन मैंने महरीन से कहा, हम रात को डिनर करने जाएंगे? तो वो कहने लगी, ठीक है चलेंगे। मगर शाम को जब मैं कमरे में आया तो वो वैसे ही बैठी थी। मैंने उसे कहा, तुम तैयार नहीं हुई क्या? तो उसने नफी में सर हिला दिया, कहने लगी, नहीं, मैं आज तो नहीं जा पाऊंगी, हम फिर किसी दिन चलेंगे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि काशान ने मना किया है, वो कहता है कि ममा आप कहीं नहीं जाएंगी, आज मुझसे जब्त नहीं हुआ था। मैंने महरीन से शिकवा कर ही दिया था। मैंने कहा, तुम उस मर्द की औलाद को तो सीने से लगाकर बैठी हो जिसने तुम्हें तलाक दे दी, तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें दर दर के धक्के खाने पर मजबूर कर दिया, और तुम उस मर्द की औलाद के लिए मुझे ठुकरा रही हो। तो वो कहने लगी, नहीं, ये उसकी औलाद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी औलाद है। ये बेटा मेरे साबिका शौहर से मंसूब नहीं है, ये सिर्फ मेरी जात से मंसूब है, सिर्फ मेरा बेटा है। इतना कहकर महरीन कमरे से निकल गई थी। वो अपने बच्चे के लिए इस कदर जज्बाती थी कि उसके खातिर मेरे साथ बदतमीजी करने से भी गुरेज नहीं करती थी। मैंने सोच लिया था कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मैंने दुबई के लिए महरीन का वीज़ा भी अप्लाई कर दिया था। अब मेरा और महरीन का वीज़ा इकट्ठा ही था।
मैंने महरीन से कहा, हम दोनों ही जाएंगे। तो महरीन हैरान रह गई थी। कहने लगी, हम दोनों का क्या मतलब है? मैं तो काशान के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने उससे कहा, हाँ, काशान भी हमारे साथ आ जाएगा, मगर उसका वीज़ा 1-2 दिन लेट हो गया है तो हमारे पीछे आ जाएगा। मेरी एक दोस्त की फैमिली भी दुबई आ रही है तो काशान उनके साथ आ जाएगा। महरीन ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने बेटे को साथ लेकर ही जाऊंगी। मैंने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की थी कि काशान का वीज़ा भी आ जाएगा, वो भी हमारे साथ रहने के लिए दुबई आ जाएगा, मगर महरीन अपनी जिद से हटने के लिए राजी नहीं थी। मैंने महरीन से कह दिया कि तुम मेरे साथ दुबई नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर महरीन घबरा गई थी और फिर उसने मेरे साथ जाने का इरादा कर लिया था, मगर फकत एक शर्त पर कि मैं कुछ ही दिनों में काशान को भी दुबई बुला लूंगा। मैंने उससे कह दिया था कि हाँ, ऐसा ही होगा। मैं महरीन को लेकर दुबई आ गया था। मुझे ऐसा लगता था कि दुबई आके मेरी और महरीन की जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। बहुत हद तक ऐसा हुआ भी, मगर महरीन काशान के लिए रोती रहती थी। वो मुझसे कहती कि मेरे बेटे को बुला लो, नहीं तो मुझे वापस भेज दो। मैं उसे कह देता कि हाँ, वीज़ा आ रहा है। यही करते करते 1 हफ्ता गुजर गया था। एक दिन महरीन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसको बहुत तेज़ बुखार था। वो बुखार की हालत में भी अपने बेटे को पुकार रही थी। मुझे महरीन की यह हालत देखकर बहुत तरस भी आया था। मैंने सोचा कि मुझे माँ बेटे को जुदा नहीं करना चाहिए, मगर फिर सोचता कि मुझे अपनी खुशियों के लिए ये सब करना है। काशान की मौजूदगी में तो महरीन मुझ पर तवज्जो ही न देती, वो सारी जिंदगी के लिए लाहासिल बनकर रहती। खैर, मैं इतना जालिम भी नहीं था कि काशान की तरफ से मुकम्मल तौर पर बेफिक्र हो जाता। मैं अम्मी को वक्तन फवक्तन कॉल करके उसके बारे में पूछता रहता था। वो मुझसे कहती कि बच्चा बहुत खुश है, मैंने उसके लिए एक नैनी का भी इंतज़ाम किया हुआ है, उसके साथ खेलता है, अपनी माँ को याद भी नहीं करता, उसके लिए हर महीने में ढेरों पैसे भिजवा देता और अम्मी से कहता कि उस बच्चे के लिए बेहतरीन से बेहतरीन खुराक का बंदोबस्त करें। महरीन बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, मगर उस बेचारी की तो मेरे सामने चलती ही नहीं थी। वो रोती धोती रहती, मुझसे कहती कि आप तो कहते थे कि काशान का वीज़ा आ जाएगा, मगर अभी तक उसका वीज़ा क्यों नहीं आया? तो मैं बोला, महरीन, कंपनी वाले उसका वीज़ा नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और अभी तुम्हारा बेटा कैसे हो गया। मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि ये बच्चा मेरी बीवी के साबिका शौहर का बेटा है, देखो अब क्या बनता है। मैंने सोचा था कि मैं और महरीन मुकम्मल जिंदगी गुजारेंगे, खुशियों भरी जिंदगी, मगर ऐसा होता हुआ मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। महरीन हर वक्त उदास रहती थी, वो रोती धोती रहती थी, उसकी सेहत भी बहुत खराब हो गई थी, रंगत भी जर्द पड़ गई थी, बाल सारे झड़ गए थे। एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस घर आया तो देखा कि महरीन बेहोश पड़ी है। मैं जल्दी से उसको अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसने किसी चीज का शदीद सदमा लिया है। मरीजा एक बहुत लंबे अरसे से डिप्रेशन का शिकार रही है। वो बेहोशी की हालत में भी अपने बेटे को पुकार रही थी। ये सब बातें सुनकर तो मैं अपनी ही नजरों में गिर गया था। मेरा दिल बहुत दुख गया था। मैं तो किसी हैवान से भी बदतर साबित हुआ था। मैंने महरीन के साथ बहुत बुरा किया था। डॉक्टर ने महरीन को अस्पताल में एडमिट किया था। उसके होश में आने का इंतजार था, जबकि मैं बाहर बेंच पर बैठा खुद को कोस रहा था कि मैं इतना कैसे गिर गया था। मैंने एक माँ से उसके कमसिन बच्चे को 2 साल दूर रखा था। वो अपने 1 साल के बेटे को छोड़कर आई थी और अब तो वो 3 साल का हो गया होगा। वो मुस्कुराहटे, वो खिलखिलाहटे, वो फूले फूले गाल, वो लड़खड़ा कर चलने की कोशिश, जो एक माँ की जिंदगी की सबसे अनमोल चीजें होती हैं, वो मैंने महरीन से छीन ली थी। कहने को तो मैं उससे मोहब्बत करता था, मगर ये कैसी मोहब्बत थी जो एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दे। ऐसी मोहब्बत तो शायद दरिंदे भी ना करते हों। मुझे खुद से घिन आ रही थी, मेरी आंखों से आंसू बरस रहे थे। मेरी मोहब्बत ने महरीन को क्या दिया था? कुछ भी तो नहीं। मैंने तो उसकी जिंदगी को गमों से भर दिया था, दुबई जाने से पहले भी और दुबई जाने के बाद भी। मैंने शुरू में जिस लड़की का बताया था कि मुझे उससे मोहब्बत थी, वो कोई और नहीं बल्कि महरीन ही थी। आंटी जमीला का हमारे घर बहुत आना जाना था। उनके साथ उनकी दोनों बेटियां भी आया करती थी। मैंने महसूस किया था कि नादिया मुझ में दिलचस्पी लेती है, शायद वो मुझे पसंद करती है, मगर मुझे तो महरीन अच्छी लगती थी। महरीन के आगे तो किसी का हुस्न नहीं टिकता था। महरीन के लिए मेरे दिल में जो पसंदीदगी थी वो जनूनियत इख्तियार कर गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने दुबई जाने से पहले एक दिन उसे सड़क पर बेहोश करके अगवा कर लिया था। मैं उसे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया था। दोस्त घर पर नहीं था। मैंने महरीन की जिंदगी तबाह कर दी। उसके होश में आने से पहले पहले मैं उसके घर के पास उसे फेंक आया था। मैं दुबई आ गया था।
मगर मुझे पता चला था कि आंटी जमीला ने बदनामी के डर से ये बात छुपा ली थी। उन्होंने किसी को खबर ना होने दी थी और फिर महरीन की शादी कर दी गई। मुझे 100% यकीन है कि महरीन के पहले शौहर ने उसे तलाक भी इसी वजह से दी होगी। मैंने तब भी महरीन को रुस्वा किया था और उससे शादी करने के बाद उसके जज्बात को रुस्वा करता रहा। वो अपने बेटे के लिए रोती तो मैं सर झटक देता। मैंने रो रो कर महरीन की सेहतयाबी के लिए दुआ की थी। अल्लाह ने मुझ जैसे गुनहगार की लाज रख ली थी। महरीन को होश आ गया था। वो 2 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही थी। जब वो ठीक होकर घर आई तो मैंने उसे बताया कि हम दोनों पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी तुम्हें तुम्हारे बेटे से जुदा नहीं करूंगा। मैं हसद का शिकार हो गया था। मैंने सोचा कि तुम अपने साबिका शौहर के बेटे को मुझ पर फौकियत देती हो। महरीन बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने नफी में सर हिला दिया था। उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो कहने लगी, आरिफ, ये मेरे साबिका शौहर का बेटा नहीं है। शादी से पहले किसी लड़के ने मुझे अगवा कर लिया था। शाम तक वो मुझे घर छोड़ गया था, मगर अम्मी मेरी हालत देखकर ही पहचान गई थी कि क्या घटना घटी है। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए आनन फानन रिश्ता ढूंढा और मुझे रुखसत कर दिया। मेरा पहला शौहर अच्छा था। उसने मुझसे कहा कि जब तक हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं लेते, शादीशुदा जिंदगी का आगाज नहीं करेंगे। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो पता चला कि मैं तो हामला हूं। मेरा शौहर तो हैरान रह गया था। वो मुझसे कहने लगा, तुम शक्ल से ऐसी तो नहीं लगती। मैंने उसे सारी बात भी बताई। उससे कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मगर वो मुझे कबूल नहीं कर पाया था। वो इस बच्चे से जान छुड़ाना चाहता था, मगर मेरी ममता बेचैन हो गई थी। शादी के 7 माह बाद ही मैंने काशान को जन्म दे दिया था। लोग हैरान नहीं हुए थे, क्योंकि हमने यही बताया था कि कोई पेचीदगी हो गई, इसीलिए बच्चा जल्दी पैदा हो गया। मेरा शौहर बच्चे से दूर दूर रहता था। एक दिन मैं कमरे में नहीं थी। बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो हैरान रह गई कि वो फकत 3 माह के बच्चे को बुरी तरह से पीट रहा था। और तब मैंने सोच लिया कि उस शख्स के साथ नहीं रहा जा सकता। मैंने उससे तलाक ले ली थी। मैंने अपने बच्चे के खातिर स्टैंड लिया और फिर दोबारा इसी के खातिर शादी भी की। मगर तुमने ये साबित कर दिया कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करके गलत किया। आरिफ, मैं खामोश था। मुझ पर सख्ता तारी हो गया था। मेरी बीवी ने मुझे एक ऐसी बात बता दी थी, वो बच्चा काशान किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही बेटा था। बाप होते हुए भी वो यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहा था। उस वक्त मैं पछतावे और शर्मिंदगी से बेहाल था। मैंने अपने आंसू छुपा लिए थे। मैं महरीन को लेकर वापस पाकिस्तान आया तो एक और सदमा मेरा मुंतजर था। काशान तो मेरी अम्मी के पास मौजूद ही नहीं था। अम्मी कहने लगी, उस बच्चे को नादिया ले गई थी। उसने कहा था कि वो उसका ख्याल रखेगी। मैं और महरीन उसकी वालिदा के घर गए थे। नादिया से बच्चे के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि वो तो बच्चा एडी सेंटर में दे आई है। महरीन तो जमीन पर गिर गई थी। उसकी हालत मजीद बिगड़ गई थी। वो चीखें मार मार कर बैन कर रही थी। मैंने महरीन को यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा बच्चा ढूंढ लाऊंगा। नादिया ने काशान के साथ ये सब हसद में किया था, क्योंकि वो मुझे चाहती थी, मगर मैंने महरीन से शादी कर ली। उसने महरीन से बदला लिया था। महरीन अपनी वालिदा के घर ही रह गई थी, जबकि मैं अपने घर आ गया था। पूरे 3 महीने की दौड़ धूप के बाद आखिरकार काशान दूसरे शहर के एडी सेंटर से मिल चुका था। वो आरामदेह हालत में था। वहां उसका ख्याल भी रखा जा रहा था, मगर अपनों की जुदाई ने उसकी शख्सियत मस्क कर दी थी। उसकी हालत देखकर मैं बेचैन हो गया था। मैंने महरीन से उसके बेटे को मिला दिया तो मुझे ऐसा लगा था कि आज महरीन के साथ साथ आसमान, समंदर और दरिया भी मुस्कुराए हैं। अब कठिन वक्त आ गया था। मैंने महरीन को बताया कि ये बच्चा मेरा ही है। मैंने तुम्हें अगवा किया था। महरीन सकते में थी। वो फकत इतना ही बोली थी, दरिंदे, और फिर उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं घर वापस आ गया था। महरीन ने मुझसे खुला ले ली है। आज मैं 55 बरस का हो चुका हूं। वालिदा के इंतकाल को तो जमाने बीत गए हैं। मैं तन्हा हूं। मेरे हाथ खाली हैं। मैंने हर चीज को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की थी तो मैं तन्हा रह गया। काश मुझे पहले ही इस बात का अंदाजा हो जाता कि जो चीज आपकी नहीं है वो आपके जबड़ों से भी निकल जाती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।